नमस्कार। आज की हमारी कहानी रहे चमकता अश्क। रजत की बेरुखी अनन्या को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी बीच उसे हैदराबाद शिफ्ट होने की बात पता चली। रजत के घर से जाते ही अनन्या चुपचाप बेड पर आकर लेट गई। 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से भीमताल जा रहा था रजत, पर जाते हुए रोज की तरह वही रूखा सा बाय। कितनी याद आई थी उसे रजत की जब वह पिछले महीने 1 सप्ताह के लिए गोवा गया था। वह बेसब्री से रजत का इंतजार करते हुए उसके दिल में जगह बनाने के तरीके ढूंढती रहती थी। तभी तो उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर खाने की कुछ चीज़ें बनाना भी सीख लिया था। जिस दिन रजत लौटा था उस दिन कुक से खाना न बनवाकर अपने हाथों से नरगिसी कोफ्ते और लच्छेदार पराठे बनाए थे रजत के लिए। खाना खाने के बाद हल्के से मुस्कुराकर जब रजत ने थैंक्स बोला था तो गदगद हो गई थी अनन्या। आज उसे पूरी उम्मीद थी कि रजत खूब हिदायतें देकर जाएगा, जैसे कि ज़्यादा याद मत करना, बाई से अपने लिए अच्छा सा खाना बनवा कर खा लिया करना, रात में देर तक जागती मत रहना, वगैरह वगैरह। पर रजत तो हमेशा की तरह सिर्फ बाय बोलकर टैक्सी में बैठ गया और मुड़कर भी नहीं देखा। सब सोचते हुए अनन्या को नींद आ गई। उसकी नींद मोबाइल की रिंग बजने से टूटी। अभी अभी लैंड हुई है फ्लाइट। रजत का फ़ोन था। ओके, अभी तो कुछ देर लगेगी ना एयरपोर्ट से बाहर निकलने में, फिर ऑफिस के गेस्ट हाउस तक पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। आपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके गाड़ी तो मंगवा ली थी ना। रात को टैक्सी से जाना रिस्की होता है, ध्यान रखना अपना। अनन्या हमेशा की तरह रजत को लेकर चिंतित हुई जा रही थी। इसके अलावा वह दूर गए रजत से बातचीत का कोई बहाना भी तलाशती रहती है। मैं ठीक हूँ, और फ़ोन काट दिया रजत ने। अनन्या की रुलाई फूट पड़ी कि रजत थोड़ी देर और बात कर सकता था। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं, पर रजत तो लगता है उससे बोर हो गया। दिव्या की शादी भी तो उसके साथ ही हुई थी। वह तो जैसे अभी तक हनीमून पीरियड पर है। उस दिन बाजार में कैसे अपने मियाँ जी के हाथ में हाथ डाले घूम रही थी। और एक वह है कि रजत को खुश करने में लगी रहती है दिन रात। खूब बातें बताती है वह रजत को अपने विषय में, पर रजत सुन भर लेता है। ना चेहरे पर कोई भाव और ना अपना सुनाने की उत्सुकता। चुपचाप अपनी धुन में मग्न, घर पर भी लैपटॉप लिए ऑफिस के काम में व्यस्त। रजत अनन्या के लिए एक पहेली सा बनता जा रहा था। अंधेरा घिरते ही अनन्या को उदासी ने पूरी तरह से घेर लिया। अपना ध्यान दूसरी ओर करने के उद्देश्य से उसने व्हाट्सएप पर जाकर दोस्तों के ग्रुप की चैट खोली। अरे वाह, कल सबने इंडिया गेट पर मिलने का कार्यक्रम बनाया है। मस्ती से बीतेगा कल का दिन, सोचकर उछल पड़ी अनन्या। मैं भी जाऊंगी, लिखकर वह कल पहनने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने चल दी। कपड़ों से मैचिंग एक्सेसरी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वह खुशी खुशी सो गई। सुबह उठकर काम वाली से जल्दी जल्दी काम करवाकर खुशी खुशी तैयार होने लगी। ग्रे पैंट के साथ गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप और रूबी का चौकोर पहन जब वह लिपस्टिक लगाने लगी तो आईने में दब दब करते अपने रूप पर खुद ही फिदा हो गई। मुस्कुराते हुए हाथ में मैचिंग पर्स लिए वह मोबाइल लेकर कैब बुक कराने लगी। कैब के आते ही वह इंडिया गेट रवाना हो गई। वहां पहुंची तो संजना, मनीष, निवेदिता, सारांश और कार्तिक पहले से ही पहुंचे हुए थे। हाय ब्यूटीफुल। मनीष हमेशा की तरह उसे देखकर हाथ हिलाते हुए बोला, वाह, कौन कहेगा कि तुम मैरिड हो। कितने लोग रोज प्रपोज करते हैं तुम्हें। सारांश उसे ऊपर से नीचे तक निहारता हुआ बोला। तभी किसी ने पीछे से आकर अपने हाथों से अनन्या की आंखें बंद कर दी। साक्षी, पहचान लिया मैंने। साक्षी के हाथों को अपनी आंखों से हटाती हुई अनन्या खुशी से चहक उठी। साक्षी अनन्या को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। अरे यार, मैंने तो शादी के 2 महीने बाद ही वेट पुल ऑन कर लिया, तो कैसे अब तक। वाकई अनन्या, तुम सा नहीं देखा। संजना भी पीछे नहीं रही अनन्या की तारीफ में।
पता है, सारे हॉस्टल में चर्चा होती थी उत्तराखंड से आई इस लड़की की। हम सब तो इसे डॉल बुलाते थे, मेरी प्यारी सी। कुछ भी कहो तुम सब इसे, मैं तो चुन चुन ही कहता था और वही कहूँगा। संजना की बात पूरी होने से पहले रितेश आ गया और हमेशा की तरह अनन्या पर दुलार बरसाने लगा। स्वाति अब तक नहीं आई। सबको पहले की तरह ही अपने आगे पीछे घूमते देख अपनी इकलौती प्रतिद्वंदी स्वाति को याद करते हुए अनन्या बोली, अरे लो आ गई वह, साथ में पतिदेव हैं शायद। दूर से आती स्वाति को देख मनीष बोला। स्वाति ने आकर सबको हाय किया, इससे पहले कि वह सबसे अपने पति की जान पहचान करवाती। स्वाति की ओर इशारा कर वह खुद ही बोल उठा, बिना मेम के हमारा मन ही नहीं लगता, इसीलिए इनका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे आ गए। स्वाति अनन्या को रूप को देखकर हमेशा कुर्ती रहती थी, पर आज स्वाति के पति को इस तरह मजाक करते और स्वाति के साथ साथ दोस्तों के बीच आया देखकर अनन्या को जलन हो रही थी। कुछ ही देर में सब दोस्त इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए। वे अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट ही लग रहे थे। इसी तरह हंसते खेलते खाते पीते पूरा दिन बीत गया। कुछ समय बाद फिर से मिलने का वादा कर सबने एक दूसरे से विदा ले ली। घर आकर अनन्या के 2-3 दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर तस्वीरें डालते और शेयर करते हुए बीत गए। फेसबुक पर जब उसने अपनी प्रोफाइल पिक बदली तो उसकी खूबसूरती पर दनादन कमेंट्स आने लगे। खुद पर इतराती अनन्या कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी। इसी बीच रजत के लौटने का दिन भी आ गया। रजत ने आते ही बताया कि उन्हें 15 दिनों के अंदर ही दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान उसके काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दे दिया गया है। अगले ही दिन से दोनों जाने की तैयारियों में जुट गए। हैदराबाद पहुंचकर रजत ने नई जिम्मेदारियां संभालते हुए बेहद व्यस्त हो गया। अनन्या सुबह से शाम तक नए मकान की सेटिंग करते हुए बहुत थक जाती थी। काम वाली रोजमर्रा का काम तो निपटा देती थी, पर अन्य कामों में अनन्या उसकी मदद नहीं ले पा रही थी। अनन्या तेलुगु नहीं जानती थी और वह हिंदी ठीक से नहीं समझ पाती थी, अतः अनन्या के लिए बताना संभव नहीं हो पा रहा था कि वह किस काम में बाई की मदद चाहती है। कुछ दिनों बाद अनन्या को कमजोरी के साथ साथ नींद भी बहुत आने लगी। दोपहर में वह कोई पत्रिका लेकर पढ़ने बैठती तो नींद के झोंके आने लगते। सुबह भी उसे उठने में देरी हो जाती थी, इसीलिए बैठती रजत ही बना रहा था इन दिनों। रजत का यह व्यवहार अनन्या को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अपनी सुस्ती को लेकर वह खुश नहीं थी। उसका मॉर्निंग वॉक भी छूट गया था। खुद को काम में लगाए हुए वह नींद और सुस्ती से दूर रहने का भरसक प्रयास करती, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। उन लोगों को हैदराबाद आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। उस दिन दोनों को पड़ोस में एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना था। अनन्या ने पहनने के लिए ड्रेस निकाली, पर यह क्या, वह ड्रेस तो अनन्या को बहुत टाइट आ रही थी। उसने सोचा कि ड्रेस धोने से सिकुड़ गई होगी, इसीलिए 3-4 और ड्रेसेस निकालकर पहनने की कोशिश की, पर कोई भी ड्रेस ठीक से पहनी नहीं जा रही थी। इन दिनों घर के काम में व्यस्त होने के कारण वह ढीली कुर्ती और गाउन ही पहन रही थी, अतः उसे अंदाज ही नहीं लग पाया कि उसका वजन कब बढ़ रहा है। अनन्या ने सुबह सुबह टहलना शुरू कर दिया और साथ ही व्यायाम भी, पर वजन काबू में नहीं आ रहा था। थकान हो रही थी वह अलग, चेहरा भी निस्तेज पड़ गया था। जब उसे पैरों में सूजन दिखाई देने लगी तो वह रजत के साथ डॉक्टर के पास गई। वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट आने पर पता चला कि अनन्या को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। गले में पाई जाने वाली थायराइड नामक ग्लैंड जब अधिक सक्रिय नहीं रह पाती तो यह बीमारी हो जाती है, जिस कारण शरीर को आवश्यक हार्मोन्स नहीं मिल पाते। डॉक्टर ने रोज खाने के लिए दवा लिख दी और कुछ समय बाद फिर टेस्ट करवाने को कहा, ताकि दवा का सही मात्रा निर्धारित की जा सके। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि एक बार यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है
तो दोबारा सक्रिय होना लगभग असंभव है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अनन्या ने अगले दिन से ही दवा लेनी शुरू कर दी। उसके असर से वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, पर अपने वजन को लेकर अक्सर चिंतित हो जाती कि न जाने यह कब सामान्य होगा, और फिर बाद में भी तो डोज कम ज़्यादा होने से वजन पर ही सबसे पहले असर पड़ेगा। फिर डॉक्टर की बताई यह बात याद कर कि बस अपना ध्यान रखते हुए रोज़ दवा की गोली खाने से एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही जीवन व्यतीत होता रहेगा। खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती। कुछ दिनों बाद रजत को ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 महीने के लिए दिल्ली जाना था। इतने लंबे समय तक अजनबी शहर में अनन्या कैसे रहेगी, यही सोचकर उसने अनन्या को भी साथ ले जाने का कार्यक्रम बना लिया। दिल्ली पहुंचकर वे एक होटल में ठहरे। अनन्या का ज़्यादातर समय टीवी देखने में बीत जाता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को लंच पर बुलाने का कार्यक्रम रखा। जिस होटल में वह ठहरी थी उसका पता सबको बताकर उसने वहां के डाइनिंग हॉल में ही टेबल्स बुक करवा ली। अपनी मनपसंद ड्रेस पहन अनन्या बेसब्री से दोस्तों का इंतजार करने लगी। मनीष ने सबसे पहले आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अनन्या उसे देखते ही खिल उठी, पर मनीष ने उसे देख मुंह बनाकर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे यह क्या, तू इतनी मोटी, क्या कर लिया? इससे पहले कि अनन्या उसका जवाब देती, रितेश भी आ पहुंचा। फिर एक एक करके सब आ गए। मैं अनन्या से मिल रहा हूँ या किसी बहन जी से? कैसी थुलथुली हो गई इतने दिनों में? आलसियों की तरह पड़ी रहकर खूब खाती रहती है क्या सारा दिन? सारांश हंसता हुआ बोला। अनन्या रुआंसी हो गई। अरे नहीं, ना मैं आलसी हूँ और ना ही कोई डाइट वाइट पड़ी है मेरी। हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है। वह तो मेरी भाभी को भी है, पर तू तो कुछ ज़्यादा ही। अपने गालों को फुलाकर दोनों हाथों से मोटापे का इशारा करती हुई स्वाति ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सबकी बातों से उदास अनन्या ने वेटर को खाना लगाने को कहा। खाना खाते हुए भी दोस्त उसकी प्लेट उसके सामने से हटाकर बस कर, कितना खाएगी जैसी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। खाना खाने के बाद अनन्या सबको बाहर तक छोड़ने आई। ओके बाय। चुन चुन नहीं टुन टुन, रितेश के कहते ही सब जाते हुए खूब हंसे, पर अनन्या का मन छलनी हुआ जा रहा था। उदास मन से वह अपने कमरे में आकर बैठ गई। रात को सोने के लिए जब वह बेड पर लेटी तो रजत के करीब जाकर उसके सीने में अपना मुंह छिपाए कुछ देर यूं ही चुपचाप लेटी रही। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए ज़्यादा ही थक गई शायद। रजत उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला। अनन्या अपना चेहरा रजत की ओर घुमाते हुए बोली, एक बात पूछूं रजत, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ? फेस भी बदला बदला सा लग रहा है। तुमने तो एक स्लिम ट्रिम गोरी लड़की से शादी की थी, 7-8 महीनों में ही वे क्या से क्या हो गई। हा हा हा। पहले तो रजत ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर मुस्कुराकर अनन्या की ओर देखते हुए बोला, ओह अनन्या, कैसा सवाल है यह सच है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और उसमें वेट कंट्रोल में नहीं रहता। पर यह बताओ कि क्या हम हमेशा वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे शादी के वक्त थे? क्या जब बुढ़ापे में मैं गंजा हो जाऊंगा या फिर मेरे दांत टूट जाएंगे तो तुम्हें खराब लगने लगूंगा? तुम मुझे प्यार तो करते हो ना? अनन्या के चेहरे पर निराशा अभी भी झलक रही थी। रजत एक बार फिर खिलखिला पड़ा। अनन्या, तुम इतनी समझदार हो कि मैं कब तुमसे पूरी तरह जुड़ गया, मैं ही नहीं समझ पाया। तुम मेरी केयर तो करती ही हो, मुझसे अपने मन की हर बात शेयर करती हो, बिना वजह कभी भी झगड़ा नहीं करती, और इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी घर का काम करना पड़े तो नाक भी नहीं सिकोड़ती। तुम सच में अपने नाम की तरह ही सबसे बिल्कुल अलग, बहुत खास हो। पर इससे पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। रजत की प्रेममयी बातें सुन भाव विभोर हो अनन्या बोली,
मैं हूँ ही ऐसा, बोलना कम और सुनना बहुत कुछ चाहता हूँ। अनन्या, यकीन करो, मुझे बिल्कुल तुम सा ही पार्टनर चाहिए था। अनन्या मंत्रमुग्ध हुई जा रही थी। एक बात और कहूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखना हम सबके लिए ज़रूरी है, पर बाहरी सुंदरता कभी मन पर हावी नहीं होनी चाहिए। तुम जब भी मेरे इस मन में झांककर अपनी सूरत देखोगी, तुम्हें अपनी वही सूरत दिखाई देगी जो कल थी, आज भी वही और आने वाले कल भी। ओ रजत, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, परवाह नहीं। बस तुम्हारे दिल के आईने में मेरा अक्स यूं ही चमकता रहे। अनन्या नम आँखों को मूंदकर रजत से लिपट गई। रजत के प्रेम की लौ में पिघलकर वह स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।